Okay. Today we are going to start with the procedure for the design of perm. देखें इसमें बड़ा आसान सा काम है। प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले आपने लोड्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो कहता है फर्स्ट स्टेप विल बी WD। आप कैलकुलेट करेंगे, डेड लोड निकालेंगे। डेड लोड न्यूटन पर मीटर में कैलकुलेट करेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? लोड ऑफ रूफिंग आएगा, पर्लिन कर रहे हैं ना, रूफिंग का लोड आएगा, इंस्टॉलेशन आएगी और पार्ट ऑफ मिसलिनियस लोड आएंगे। इसके अलावा वो कहते हैं अगर आप ये जो लोड लेते हैं, रूफिंग, इंस्टॉलेशन, पार्ट में, उसको अगर पर्लिन स्पेसिंग लिखा हो, पर्लिन स्पेसिंग होगा ये वर्ड, ठीक है। पर्लिन स्पेसिंग से मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट यू गॉट WD न्यूटन पर मीटर, क्योंकि लोड ऑफ रूफिंग क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इंसुलेशन भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। तो मैंने इसको क्या करना है, किसी एक लेंथ से ज़रब देना है ताकि न्यूटन पर मीटर में लोड आ जाए। तो पर्लिन की स्पेसिंग, एक पर्लिन से दूसरी पर्लिन की कितनी स्पेसिंग है, वही लोड वो उठा रही थी, क्योंकि आधे लोड पर्लिन एक तरफ से लेती है, आधा लोड दूसरी तरफ से लेती है, तो हम स्पेसिंग से ज़रब दे देते हैं। इसके अलावा उसने कहा था कि जब जो सेल्फ वेट होता है, क्योंकि जितना भी लोड ऊपर से आ रहा है ये आपका वो है जो टार्क प्रोड्यूस करता है, और दूसरा जो सेल्फ वेट है ये टार्क प्रोड्यूस नहीं करता, सेंट्रॉइड से पास कर जाता है। इससे हमने कहा था कि डेड लोड में हम दोनों को सेपरेट कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए इन द नेक्स्ट कैलकुलेशन। तो पर्लिन ये वर्ड एस इज मिसिंग हियर। पर्लिन स्पेसिंग से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस पर्लिन सेल्फ वेट मल्टीप्लाई बाय द पर्लिन स्पेसिंग, ये हमें मिल जाएगा डेड लोड। देखें आप उसमें लिखिए द टू टर्म्स आर केप्ट separate as one is producing torque while the other is not। देखें ये जो लोड है ये टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये W लोड आ रहा है, ये WY WX थीटा एंगल के साथ ये क्या कर रहा है? टार्क प्रोड्यूस कर। इसका वर्टिकल W cos थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल W sin थीटा होगा। जो लोड यहाँ पर आता है एग्जैक्टली एट द सेंटर, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग द टार्क, सो इट विल बी सेल्फ वेट को हमने सेपरेट कर दिया। सेकंड स्टेप, डेड लोड ले लिया, अब लाइव लोड लेंगे। लाइव लोड कैसे लेना? WL इज इक्वल टू लाइव लोड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द पर्लिन स्पेसिंग, ये भी हमें किसी मिलकर न्यूटन पर मीटर में मिल गया। कहता है अगेन सेल्फ वेट ऑफ द पर्लिन इज केप्ट एज अ सेपरेट एंटिटी। वो कहता है फिर भी याद रखें कि हमने जो सेल्फ वेट पर्लिन का है उसको एक अलग से क्वांटिटी एंटिटी बना के रखना है, मिक्स नहीं करना। अब कैलकुलेट क्या करेंगे? WX एंड WY बाय रेफरिंग टू फिगर 7.10। ये फिगर 7.10 कहते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे आप? WX और WY निकालेंगे। अब मैंने बता दिया आपको कि WY W cos थीटा होगा, WX W sin थीटा, बिकॉज़ वी आर टेकिंग एंगल थीटा ओवर हियर। क्लियर टू ऑल? Calculate maximum values of mx and my by using bending moment diagram for the given sag rod case। अब sag rod case तो हमें पता होगा क्योंकि हमने कंडीशंस पढ़ ली है। उस सैग्रेड केस के मुताबिक हमें डिज़ाइन एड में बेंडिंग मोमेंट, टिपिकल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स गिवन हैं, ये हमने लास्ट थ्योरी में डिस्कस की थी। वो कहते हैं वहाँ से आप उन डायग्राम से डायरेक्टली पिक कर लें व्हाट इज द मैक्सिमम mx एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ my। फर्दर कैलकुलेट my फॉर लोड्स प्रोड्यूसिंग टॉर्जन एंड लोड्स नॉट प्रोड्यूसिंग टॉर्जन सेपरेटली। लेकिन my वो का ख्याल रखना है कि आपने जो लोड हो रहा है ये प्रोड्यूस हो रहा है ये सेपरेट लेना है। ये देखें यहाँ पे जो WY है इट विल नॉट प्रोड्यूस टार्क, WX विल प्रोड्यूस टार्क। WX का टार्क क्या होगा? अबाउट Y एक्सिस होगा, इसलिए MY जो होगा वो हमें MY ऐसा होगा जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा? टार्क लेना पड़ेगा। इसलिए कहता है जो MY है उसको आप यहाँ पर सेपरेट रखेंगे लोड्स के लिए। कैलकुलेट MY फॉर लोड्स प्रोड्यूसिंग टॉर्जन एंड लोड्स नॉट प्रोड्यूसिंग टॉर्जन सेपरेटली। नेक्स्ट स्टेप, for the selection of trial section make the following approximation applicable only for this step। वो कहता है अब क्योंकि हमें स्टार्ट में एक इक्वेशन में दो अननोन है my और mx, तो कहता है अब इसमें क्या करें? आप my हमेशा अज्यूम कर ले 0। जब my अज्यूम करेंगे तो mx अज्यूम्ड कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन mx plus 4my for single unequal leg angle Perlin, mx plus 2my for single equal leg angle, mx assume mx plus 15mi for channel and w sections per length। ये अब आपको पता होगा स्टार्ट में ले रहे हैं कि हमने ट्रायल कौन सा लिया हुआ है। जो भी ट्रायल है उसमें my assume 0 कर लेंगे और mx assume इस पर, इसमें जो ये mx my है ये वो है जो आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से निकाले हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से निकालें।
अब क्या करेंगे, अब Sx कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस अबाउट द मेजर एक्सिस अकॉर्डिंग टू द assumption ऑफ स्टेप नंबर 6। वो कहता है अभी जो हमने स्टेप नंबर 6 में mx और my अज्यूम किया है, अभी हमारा my तो 0 हो गया अज्यूम, तो आएगा नहीं, mx अज्यूम्ड है। अब इससे Sx रिक्वायर्ड निकाल लें, mx से Sx निकलेगा mx ओवर fb एंड fb इज 0.66 fy, हमने पढ़ा हुआ है, fb इज 0.66 fy, ड्राइव भी किया था। या वैल्यू पुट करेंगे एंड वी गॉट Sx वैल्यू। कहते हैं अब ये जो Sx आ गया, पर्लिन हमेशा सेक्शन मॉडुलस बेस पर डिजाइन की जाती है। सिलेक्ट द सेक्शन सच दैट Sx इज अप्रॉक्सीमेटली Sx रिक्वायर्ड, वो जो Sx रिक्वायर्ड है उससे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए पर्लिन का, और d शुड बी ग्रेटर देन s बाय, ये 30 लिखा है, इसको ले लेंगे 27.5, हमने पढ़ा था थ्योरी में कि मॉडिफाई हो गया 27.5 हो गया, तो यहाँ पे s d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू s बाय 27.5 एंड द प्रेफरेंस ऑफ सेक्शन इज सेटिस्फाइड, वो का प्रेफरेंस सेक्शन सेटिस्फाई करवा लें। उसके बाद क्या करें, एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस इज देन इवैल्यूएटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आप एक्चुअल कर, अभी आप एज्यूम पे काम कर रहे हैं, एज्यूम्ड वैल्यू पे काम करके आपने एज्यूम सेक्शन लिया। अब आप कहते हैं अब कैपिटल एफ बी को देखा करें स्मॉल एफ बी, एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस निकालें। वो क्या होता है, एम एक्स ओवर एस एक्स प्लस एम वाई ओवर एस वाई ओवर 2 विद टॉर्जन प्लस एम वाई ओवर एस वाई नो टॉर्जन, ये पढ़ा था आपने पहले ही। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, always consider magnitude mx and my without their signs because each combination gives addition to stresses at some points within the section। कद याद रखें, अगर हमें mx my पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं तो यहाँ पे विदाउट साइन इस इक्वेशन पुट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा सिर्फ साइन बता रहा होता है, मैग्नीट्यूड सेम होती है, हमें तो मैग्नीट्यूड लेनी होती है, हमें स्ट्रेस कंसिडरेशन सेट करनी है। If the stress due to my is more than 2 times the stress due to mx, तो आपने स्ट्रेस कैलकुलेट किया, अगर ये जो my की वजह से स्ट्रेस है, देखें ये my है जो दो वैल्यूज, इसी स्ट्रेस ड्यू टू mx, कहते अगर my का स्ट्रेस mx के स्ट्रेस से 2 गुना से भी ज्यादा है, 2 गुना से ज्यादा है, तो सेक्शन डिवाइड कर दें। इन दोनों का आपस में मैग्नीट्यूड डिफरेंस डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों की अगर हम रेशो निकालें तो 2 से कम आंसर आना चाहिए, 0.5 से कम आंसर आना चाहिए। तो कहते हैं इफ द स्ट्रेस ड्यू टू my is more than 2 times the stress due to mx, रिवाइज द सेक्शन बाय, किस तरीके से, या तो सैग रॉड इंक्रीज कर दें, मतलब पहले आप 0 सैग रॉड कर रहे थे, आप सिंगल सैग रॉड कर लें, पहले सिंगल सैग आप डबल सैग रॉड कर लें। दूसरा, सिलेक्टिंग सेक्शन विद बिगर एस वाई और एस एक्स रेशो, या फिर ऐसा सेक्शन सिलेक्ट कर लें जिसकी एस वाई और एस एक्स रेशो बड़ी हो थोड़ी, इसके मुकाबले में जो सेक्शन पहले लिया हुआ है इसके मुकाबले उसकी बड़ी हो। जब हम पर्लिन डिजाइन करेंगे ना, टेबल देखेंगे तो वहाँ पे उस टेबल में एक कॉलम एस वाई और एस एक्स का भी दिया होता है बीम के डिजाइन में। हाउएवर if sag rods are limited due to construction difficulties, the first option is not employed। वो कहता है अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टी, वो कहता है जी हमें क्लाइंट ने कहा जी आप सैग रॉड नहीं प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी कर लें, तो फिर हर हाल में हमें सेक्शन दूसरी ऑप्शन से रिवाइज करना पड़ेगा, ए ऑप्शन से रिवाइज नहीं करें, बी ऑप्शन रिवाइज करेंगे। क्लियर सर? ये एम वाई तो सर हमारे पास सिफर होगा, तो सर एम एक्स मतलब सर जी सिफर से ज्यादा नहीं होने चाहिए? नो, आप थोड़ा सा मिक्सअप कर गए। देखिए यहाँ पे आपने ये एज्यूम की थी, एम वाई एज्यूम्ड, एम एक्स एज्यूम्ड, एज्यूम से आपने कैलकुलेशंस करके एस एक्स रिक्वायर्ड निकाल लिया। जब ये आपका काम हो गया है, अब एज्यूम खत्म हो गया, ये एज्यूम काम तो किए थे इसको निकालने के लिए, इससे आपने सेक्शन डिसाइड कर लिया। ये जो एम एक्स और एम वाई है ये आपके एज्यूम्ड नहीं है, दिस इज टिपिकल वैल्यू। ये क्या है? टिपिकल वैल्यू जो आपने कहाँ से ली है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से, एक्चुअल है, इसलिए यहाँ पे देखें लिख रहा है एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एम एक्स और एम वाई दोनों एक्चुअल यूज करेंगे जो आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से मिलेंगे। क्लियर? यस सर, मतलब सर एम वाई और एम एक्स की रेशो सर 2 से कम होनी चाहिए? हाँ नहीं, एम वाई और एस एक्स की रेशो नहीं, ये वो कह रहा है जो बेंडिंग स्ट्रेस, ये एफ बी निकाल रहे हैं ना, एफ बी, एक ये भी बेंडिंग स्ट्रेस की एक टर्म है ना, ये देखिए ये पूरी इक्वेशन है कि इन तीन को जमा करें टोटल बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाता है आपको। एक बेंडिंग स्ट्रेस आपको ड्यू टू एम एक्स मिल रहा है इस टर्म से, और 2 बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू एम वाई यहाँ से और यहाँ से मिल रहे हैं, इन दोनों को जमा कर लें, इसको ना करें। अब इस आंसर को और इन दो के सम के आंसर को आपस में कंपैरिजन करना है। ये जो आंसर है एम वाई वाला, इसके आंसर के डबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एम वाई की वजह से जो आपको बेंडिंग स्ट्रेस मिल रही है, दिस शुड नॉट बी मोर देन 2 टाइम्स ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू द एम एक्स। वाज़ेह होगी बात?
यस सर। यहाँ पे चेक करते हैं, अगर ये डबल है तो हम यहीं पे सेक्शन रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने के दो तरीके बता दूंगा, तो या सैगराट बढ़ा दें, अगर सैगराट बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, हमें टिपिकल जो उसने कहा कि नहीं बढ़ाना, तो फिर आप क्या करें, ऐसा सेक्शन ले लें जिसकी SY/SX रेशो क्या हो, ग्रेटर हो। अब लाजिम बात है SY/SX हमें नोन नहीं होता, लेकिन जब आप सेक्शन में तो प्रॉपर्टीज आ गई, सेक्शन एज्यूम नहीं है तो SY भी एज्यूम नहीं, पता नहीं, जब सेक्शन एज्यूम कर रहे हैं जो भी ले रहे हैं उसकी टेबल में उसका SY/SX रेशो नोन है। हम देखें जो हमने पहले सेक्शन ट्रायल लिया हुआ था और अब जो ले रहे हैं, दोनों की रेशो में इसलिए ग्रेटर होनी चाहिए। इफ अब चेक लगा, इफ FB एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस इज लेस देन कैपिटल FB 0.66 FY तो ओके, अदरवाइज सेक्शन रिवाइज कर। तो कहते हैं एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस आपकी कैपिटल FB, ये देखें कैपिटल FB 0.66 FY, इससे क्या होनी चाहिए, लेस देन हो जो बराबर हो, तो फिर तो सेक्शन ओके, अदरवाइज रिवाइज करें। चेक BT, अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी इंस्टेबिलिटी चेक करें, ओवरऑल एंड लोकल इंस्टेबिलिटी। चेक B/T फॉर एंगल्स, BF/TF फॉर चैनल्स एंड BF/2TF फॉर W सेक्शंस, कार्ल लैम्डा वैल्यूज पढ़ा है ना हमने कि BF/TF कब लेंगे, BF/2TF कब लेंगे, थ्योरी पढ़ा दिया था। अच्छा वो कहता है तो इसको लैम्डा कहते हैं, जो भी लैम्डा आपने कैलकुलेट किया अपने सेक्शन का, ये लैम्डा P से कम होना चाहिए। लैम्डा आपके अपने सेक्शन का है, लैम्डा P एक टिपिकल वैल्यू है जो कि टेबल से मिलती है, जो टेबल से डिजाइन एड में टेबल है उसमें दिया उसने कि लैम्डा P कितना चाहिए, फ्लैंजेस के लिए कितना चाहिए, स्टिफन के लिए क्या हो, अनस्टिफन के लिए क्या हो, वो हम वहां से टिपिकली उसी वक्त पिक करेंगे कि लैम्डा P क्या होना चाहिए, हमारा लैम्डा क्या आ रहा है। अगर हमारा लैम्डा P से कम आ रहा है, उसके बराबर है, तो हम क्या ओके, अदरवाइज सेक्शन रिवाइज कर देंगे। सर हमने जो सेक्शन लिया तो उसका लैम्डा P देखेंगे ना। जी जी, जो सेक्शन ले चेक उसी पे लगाते हैं कि जो हमने सेक्शन ट्रायल में लिया है आया उस पर सारे चेक सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है। For single angles, only shorter leg is in compression throughout, and hence it is to be used to check lambda value। वो कहता है सिंगल एंगल में याद रखें, जब भी सिंगल एंगल का कंप्रेशन मेंबर डिजाइन किया जाता है उसकी शॉर्टर लेग जो होती है, अगर अनइक्वल लेग है तो शॉर्टर लेग हमेशा कंप्रेशन में होती है, इसलिए जब भी लैम्डा चेक करेंगे सिंगल एंगल में तो शॉर्टर लेग का करेंगे, लॉन्गर लेग का नहीं करेंगे। याद रहेगी बात, जब भी अगर आप सिंगल एंगल डिजाइन कर रहे हैं उसमें शॉर्टर लेग हमेशा कंप्रेशन में होती है, रीजन बता दी, और इसलिए हम क्या करेंगे, शॉर्टर लेग का ही लैम्डा चेक करेंगे, लॉन्गर लेग का लैम्डा चेक नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। आगे लिखा द वैल्यू ऑफ लैम्डा P फॉर अनस्टिफन्ड एलिमेंट्स is 10.8 and for stiffened element is 31.6 for A3016। ये डायरेक्ट टिपिकल वैल्यू दे दी है, इसके अलावा टेबल भी अवेलेबल होती है जहां से हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं डिजाइन एड में हमारे पास लैम्डा P के लिए। यहाँ उसने कहा था अनस्टिफन्ड, समझते हैं ना स्टिफन्ड और अनस्टिफन्ड एलिमेंट क्या होता है। नॉर्मली फ्लैंजेस अनस्टिफन्ड होती हैं और वेब आपके स्टिफन्ड होते हैं, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था आपको, हम ये डिफाइन कर चुके हैं व्हाट इज अनस्टिफन्ड एलिमेंट एंड स्टिफन्ड एलिमेंट। तो अनस्टिफन्ड के लिए लैम्डा P के लिए क्या है 10.8, यानी लैम्डा शुड बी लेस देन 10.8, और स्टिफन्ड एलिमेंट के लैम्डा चेक करें तो लैम्डा शुड बी लेस देन 31.6। एनी सेक्शन मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स एंड कंटिन्यूअसली ब्रेस्ड इन लेटरल डायरेक्शन इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट सेक्शन। वो कहते हैं याद रखें ऐसा सेक्शन जो लैम्डा और लैम्डा P के रिलेशनशिप को डिससेटिस्फाई कर रहा हो, लैम्डा इज लेस देन लैम्डा P फॉर अनस्टिफन्ड स्टिफन्ड, और उसमें जो वो मेंबर लेटरल डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली ब्रेस्ड भी हो, लेटरल डायरेक्शन में मीन अलोंग नॉट इन द लॉन्गिट्यूड परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इसको लेटरल डायरेक्शन कहते हैं। कहते हैं इसमें अगर वो कंटिन्यूअसली ब्रेस्ड भी तो ऐसे सेक्शन क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट सेक्शन। ये एक सिंपल डेफिनेशन लिखे व्हाट इज कॉम्पैक्ट सेक्शन। चेक सल्फेट ऑफ द बीम, वो कहते हैं शुरू में जो सल्फेट एज्यूम किया था आपने उसको भी आप यहाँ चेक करें कि आपका चेक जो सल्फेट आपने एज्यूम किया स्टार्ट में वो चेक होता है कि नहीं होता। कैसे चेक करेंगे, एक्चुअल सेल्फ वेट ऑफ पर्लिन शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ पर्लिन सेक्शन जो आपने डिजाइन किया वो kg पर मीटर मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पर्लिन्स ओवर स्पैन ऑफ द ट्रस, ओवर स्पैन ऑफ द ट्रस। इस फार्मूले वैल्यू डाल के एक आंसर आएगा। वो कहते हैं एक्चुअल सेल्फ वेट है वो इसके बराबर, ये हमने कैलकुलेट किया कि पर्लिन का एक्चुअल सेल्फ वेट, ये क्या निकाला पर्लिन का एक्चुअल सेल्फ वेट। वो कहता है अब जो प्रोवाइडेड सेल्फ वेट है जो स्टार्ट में आपने प्रोवाइड किया था जब आप लोड ले रहे थे, वो कहता है अगर वो प्रोवाइडेड इस एक्चुअल सेल्फ वेट के 1.2 टाइम से कम है,
ये जो प्रोवाइड किया ना एक्चुअल सल्फेट, सॉरी ये तो एक्चुअल सल्फेट आ गया ना, ये इसी को हम प्रोवाइडेड सल्फेट कहेंगे। ये अगर एज्यूम्ड सल्फेट के 1.2 टाइम्स से कम है तो हम कहते हैं ओके, यानी अगर 20% का फर्क भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20% तक मार्जिन को हम बेयर कर लेते हैं, बाद में बेयर नहीं करते। ठीक है, तो ये यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, ये आंसर या तो ये एज्यूम सल्फेट के बराबर होना चाहिए, या फिर क्या अगर एज्यूम सल्फेट को 1 से 2 से ज़रब भी दे दें, अब जो आंसर आए उस आंसर से कम होगा तो हम कहेंगे कि ओके है, सल्फेट रिवाइज नहीं करना, अदरवाइज हमें पूरा सेक्शन दोबारा रिवाइज करके डिज़ाइन करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अदरवाइज रिवाइज पर्लिन सल्फेट एंड ऑल द कैलकुलेशंस, देन राइट द फाइनल सिलेक्शन यूजिंग स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन, डिज़ाइन द सैगराड। अगर सैगराड के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, अगर आपने जो डिज़ाइन किया पर्लिन उसमें 1 या 2 सैगराड प्रोवाइड किए तो फिर सैगराड भी डिज़ाइन होंगे, नहीं प्रोवाइड किया तो ये अगला नहीं होगा। यहाँ तक क्वेश्चन पूछे, वरना मैं सैगराड पढ़ाऊंगा। सर ये लास्ट वाला स्टेप है जो सर जी बैक करना स्लाइड। बैक सर इसमें हम जो एक्चुअल यानी कि वेट होगा, जी, एक्चुअल यानी कि वेट ऑफ पर्लिन होगा, उसको ज्यूम के साथ सर जी करना है ना चेक? उसको एज्यूम के साथ कंपेयर करना है। एक्चुअल सल्फेट कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया उसने पहले आपको, कि जो पर्लिन, ठीक है, ये एक्चुअल हमारे पर्लिन पास इस चीज की समझ आ एक्चुअल गई। सल्फेट कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया है कि वेट ऑफ पर्लिन सेक्शन मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पर्लिन डिवाइडेड बाय स्पैन ऑफ ट्रस। इससे जो आंसर आएगा ये आपका एक्चुअल सल्फेट होगा, उसी को हम प्रोवाइडेड सल्फेट कहते हैं। जो एक्चुअल वही प्रोवाइड किया है ना, जो एक्चुअल है वही फिजिकली प्रोवाइड, ये प्रोवाइडेड सल्फेट है। तो इसको कंपेयर करें किससे? एज्यूम सल्फेट से, एज्यूम वेट ऑफ पर्लिन से। लेकिन यहाँ पे इसको 20% बढ़ाकर कंपेयर करें। कोड अलाउ करता है कि अगर आपका एक्चुअल एज्यूम के 20% की रेंज में भी आ जाता है, 20% इंक्रीज करके, तो भी सेफ है, कोई मसला नहीं है। अगर उससे भी ज़्यादा है तो फिर आप क्या करें, रिवाइज करें।